नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। राजस्थान के दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने की अपील की। पीएम की मौजूदगी से भाजपा उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। दौसा राजेश पायलट के बाद सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के बाड़मेर में चुनावी रैली को संबोधित किया। बाड़मेर में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी चुनाव मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस ने उम्मेदाराम बेनीवाल को मैदान में उतारा है। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2014 के बाद पंच तीर्थों का निर्माण कराया और बाबा साहेब की विरासत को सहेजा। पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रम और झूठ का जवाब देते हुए देश को आश्वस्त किया कि संविधान ही उनके लिए सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को भाषा क्षेत्र में बांटना चाहती है। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण का विरोध करने वाली कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन पर देश को कमजोर करने का खतरनाक इरादा रखने का भी आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर संसदीय क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा और यहां भाजपा की पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जनसभा को संबोधित किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश के विपक्षी दल मुगलिया सोच के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का कानून हमें खाने पीने की आज़ादी देता है, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर नवरात्रि के दिनों में वीडियो साझा कर राजनीति करते हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश के लोग बीते 500 साल से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने जनभावना को कभी नहीं समझा। चुनावी कारनामे की वजह से कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह से भी दूरी बनाई। पीएम ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है और दलितों, पिछड़ों को हक मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज तमिलनाडु के मदुरई में रोड शो किया। गौरतलब है कि इस बार चुनाव में भाजपा दक्षिण के राज्यों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब की बार 400 पार के नारे के साथ ही पूरे देश में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। इस कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह ने मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुरादाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी ने भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश में सीधी के बेहरी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बांटने की राजनीति की है। उन्होंने कहा पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा बदल दी है और अब काम की बात पर चुनाव हो रहा है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वो आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करेगा तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान खुद को असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने कहा है कि देशवासियों का हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में ये कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास शुरू किए गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत को समझने में तमिलनाडु की संस्कृति ने उनकी काफी मदद की। भोपाल में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में कांग्रेस नेता अमित सक्सेना भाजपा में शामिल हुए। अमित सक्सेना के साथ पार्टी के कई अन्य नेता भी भाजपा में शामिल हुए। तमिलनाडु के भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर से पार्टी के प्रत्याशी के अन्नामलाई ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। अन्नामलाई ने कहा कि अब की बार 400 पार तभी पूरा हो सकता है जब दक्षिण भारत में पार्टी की स्थिति मजबूत होगी।
तिरुवनंतपुरम में भाजपा के अभियान पर मौजूदा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भाजपा की प्रशंसा की है। शशि थरूर ने कहा कि पिछले 2 चुनावों से भाजपा यहां दूसरे नंबर पर रही है। भाजपा यहां एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरी है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यहां की जनता ने मन बना लिया है और सपा को यहां से ऐतिहासिक विजय मिलने वाली है। पीलीभीत से सपा प्रत्याशी भगवत सरन गंगवार मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में 2 नए नामों का ऐलान हुआ है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं कुशीनगर से अजय प्रताप चुनावी मैदान में होंगे। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईवीएम को लेकर मेरे कुछ सवाल हैं। मैंने चुनाव आयोग से कई बार समय मांगा लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने आप पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सनसनी फैलाने के लिए आम आदमी पार्टी अनर्गल बातें करती है। एक और दिल्ली की जनता परेशानी झेल रही है और वो जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री और आप नेता आतिशी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई केजरीवाल सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है और भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्हें राष्ट्रपति शासन लागू होने और 60 विधायक होने का डर सता रहा है, इसलिए आतिशी भाजपा पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही हैं। आप नेता आतिशी के दिल्ली में राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा है कि भाजपा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं दिल्ली में चुनी हुई सरकार काम करे, लेकिन केजरीवाल का सत्ता मोह नहीं छूट रहा है। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हत्याओं का शासन चला रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि 26 तारीख को सेंट्रल फोर्स चली जाएंगी, उसके बाद हमारी फोर्स के साथ ही रहना है। हमीदुर रहमान के बयान के बाद भाजपा बंगाल अध्यक्ष शुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो को शेयर करते हुए चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बेरोजगारी, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते जिससे बिहार का विकास हो, बस इधर उधर की बातें करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला उत्तरी कश्मीर की संसदीय सीट बारामूला कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उत्तरी कश्मीर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, इसलिए मेरा इरादा इन ताकतों को उत्तरी कश्मीर में ही शिकस्त देने का है। निर्वाचन आयोग द्वारा पहली बार के मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए गीत को बधिरों की सुगम्यता के लिए दूरदर्शन के सांकेतिक भाषा अनुवादक शरद मुदगल ने भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग होगी। तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई और 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। प्रसार भारती अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा है कि जनता को विश्वसनीय और संतुलित समाचार देने में प्रसार भारती की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के पास समाचार संग्रह का एक बड़ा नेटवर्क है जिसका फायदा जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का अमृतकाल आज गौरव काल है। एनआईए द्वारा कोलकाता के पास से रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 2 प्रमुख संदिग्धों को गिरफ्तार किए जाने पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यदि कोई अपराधी भारत में कहीं भी छिपने की कोशिश करता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेशी हुई थी। एक छोटा सा ब्रेक।
हाँ हाँ, देखो जी भर के अपना ही है, और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा। हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो। अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। शराब घोटाले के मामले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है। बिहार के गोपालगंज में छत्तीसगढ़ की एसीबी टीम ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया है। वो जनवरी महीने से फरार चल रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि म्यांमार में सुरक्षा स्थिति अनिश्चित है और लगातार बिगड़ती जा रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले की जांच चल रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय छात्रों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, मामले की जांच चल रही है। भारत सरकार ने ईरान और इजराइल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अगली सूचना तक ईरान या इजराइल की यात्रा न करें। भारत सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी में कहा है कि जो लोग इजराइल या ईरान में रह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो वहां भारतीय दूतावास से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए 3 जांच किट तैयार की गई हैं। देश के 3 संस्थानों में इनकी स्टडी की जा रही है। देश भर में चैत्र नवरात्रि की रौनक छाई हुई है। इस अवसर पर गोवा के गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की आराधना के लिए दिन भर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी के दिन मां गौरी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। राजस्थान के जयपुर में गणगौर का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। वित्त वर्ष 24 में जनधन खातों में बैलेंस 18% से बढ़कर 2.35 ट्रिलियन रुपए हो गया है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले कुछ सुस्त रफ्तार से बढ़ने का अनुमान जताया है। एयर इंडिया ने दुनिया भर में अपने ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए काहिरा और कुआलालंपुर सहित 5 स्थान पर नए संपर्क केंद्र खोले हैं। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री वित्त वर्ष 2023-2024 में सालाना आधार पर 8.4% बढ़कर 42,18,746 इकाई हो गई। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने 18,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों के एफपीओ को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता ओएसएम ने इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर स्ट्रीम सिटी क्यूब को पेश किया है। इस वाहन को 15 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। 16वें वित्त आयोग ने कहा है कि उसने अनुबंध के आधार पर युवा पेशेवरों और सलाहकारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियों की बेहतर मांग और उच्च आर्थिक वृद्धि की वजह से भारतीय रियल एस्टेट बाजार का आकार वर्ष 2015 से 73% उछलकर $482 अरब तक पहुंच चुका है। आज के कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 793 अंक की गिरावट के साथ 74,244 अंक पर और निफ्टी 234 अंक की भारी गिरावट के साथ 22,519 अंक पर बंद हुआ। सोने की कीमत अब तक के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। देश भर में सोने की कीमत 72,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में तेजी जारी है। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $91 और WTI क्रूड $87 प्रति बैरल के करीब है। सॉफ्टवेयर कंपनी TCS का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष 2023-24 की मार्च तिमाही में 9.1% बढ़कर 12,434 करोड़ रुपए रहा।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के एक अध्ययन में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 में डायग्नोस्टिक कंपनियों के राजस्व में 10 से 11% की वृद्धि हो सकती है। गाजा में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजराइल द्वारा गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मियों की हत्या पर चिंता जताई गई है। इजरायली सेना ने एआई प्रणाली का उपयोग करके गाजा में संभावित हवाई हमलों के लिए हजारों मानव लक्ष्यों की सूची तैयार की। ईरान द्वारा इजराइल को दी गई हमले की धमकियों के बाद अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। चिली में इन दिनों सरकार के खिलाफ बढ़ती नाराजगी के बीच लोग सड़कों पर उतर आए हैं। केंद्रीय श्रमिक संघ के नेतृत्व में चिली के हजारों कर्मचारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल हुए। वहीं श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर सैंटियागो की सड़कों से होते हुए ला मोनेडा राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च किया। अर्जेंटीना इन दिनों मुद्रास्फीति की समस्या से जूझ रहा है, जो वार्षिक आधार पर 275% से अधिक चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन अगले सप्ताह भारत यात्रा पर आएंगे, जहां वो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। प्रमुख अमेरिकी एयरलाइंस और विमानन यूनियनों ने बाइडेन प्रशासन से चीनी सरकार की प्रतिस्पर्धा विरोधी नीतियों का हवाला देते हुए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अतिरिक्त उड़ानों की मंजूरी को रोकने का आग्रह किया। रूस का ओरेनबर्ग शहर बढ़ते जल स्तर से जूझ रहा है। रूस और कजाकिस्तान की प्रमुख नदियों के तट टूट गए हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेप डे मिशन के कार्यभार से हटने का फैसला किया है। भारत के कुछ दिग्गज तीरंदाज आज नए संसद भवन को देखने पहुंचे। प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले इन तीरंदाजों के लिए यह यात्रा बेहद खास रही। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश को 7वें दौर में फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत के आर प्रज्ञानानंदा ने 7वें दौर में दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी फेबियानो कैरुआना के खिलाफ ड्रॉ खेला। एक छोटा सा ब्रेक। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विदित गुजराती ने 7वें दौर में निजात आवासो के खिलाफ ड्रॉ खेला। इस ड्रॉ के बाद विदित 5वें स्थान पर है। महिला वर्ग में भारत की कोनेरू हम्पी ने अन्ना मुजिचुक के खिलाफ ड्रॉ खेला। भारत की आर वैशाली को ली टिंगजाई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। किर्गिस्तान में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ही भारतीय पहलवानों ने 3 पदक अपने नाम कर लिए। 70 किलो भार वर्ग के फ्री स्टाइल इवेंट में अभिमन्यु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पहलवान विक्की ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 97 किलोग्राम भार वर्ग के फ्री स्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में ग्रीस टेनिस खिलाड़ी स्टेफानोस सिसिपास और रूस के करेन खचानोव आमने सामने होंगे। मोंटे कार्लो मास्टर्स में ही एक अन्य क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के होल्गर रून का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। वहीं मोंटे कार्लो मास्टर्स में आज तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर के बीच खेला जाएगा। नॉर्वे के कैस्पर रूड आज मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के अंतिम 8 के मैच में फ्रेंच खिलाड़ी उगो हम्बर्ट से भिड़ेंगे। यूरोपा लीग क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में लिवरपूल को अटलांटा ने हरा दिया। अजय देवगन की फिल्म मैदान सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने रिलीज से अब तक बॉक्स ऑफिस पर कुल 7.10 करोड़ की कमाई की है। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां को भी दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है।
वीर सावरकर के जीवन पर आधारित फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। रामायण का निर्माण करने के लिए केजीएफ के अभिनेता यश ने नमित मल्होत्रा के साथ हाथ मिलाया है। मडगांव एक्सप्रेस की धुआंधार कमाई तीसरे हफ्ते भी जारी है। फिल्म के 30 करोड़ का आंकड़ा पार करने की पूरी संभावना है। दुलकर सलमान की लकी बस्कर का टीजर हुआ जारी। टीजर में बॉम्बे के मगाडा बैंक में एक कैशियर के रूप में दुलकर के चरित्र की एक झलक पेश की गई है। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने मंकी मैन के साथ निर्देशक के रूप में अपनी प्रभावशाली शुरुआत के लिए भारतीय मूल के ब्रिटिश अभिनेता फिल्म निर्माता देव पटेल की प्रशंसा की।